नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम दल जीत के समीकरण बताने में जुटे हुए हैं और इसमें खास तौर से दलित वर्ग अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में दलितों को साधने के लिए बीजेपी ने रणनीति तय कर ली है। बीजेपी दलित वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए दलित समाज के बीच जाकर सम्मेलनों के जरिए केंद्र से लेकर योगी सरकार की योजनाओं का प्रचार करेगी। साथ ही साथ दलित समाज की समस्याओं को भी जानेगी ताकि समाज से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकल सके और दलितों का समर्थन सुनिश्चित हो सके। यूपी में दलितों की आबादी लगभग 22% है, जिसमें जाटवों की हिस्सेदारी 54% है और बाकी के 46% आबादी में पासी, धोबी, कोरी, खटीक और धानु जैसी तमाम उपजातियां हैं। पिछले लोकसभा के आंकड़े देखें तो कुल 17 एससी सीटों में से 14 पर बीजेपी जीती, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन और बसपा खड़ी है, जो समीकरण बिगाड़ सकती है। जाटवों का बड़ा वर्ग बसपा का समर्थन करता रहा है, जो बीजेपी के लिए एक चुनौती है। बीजेपी दलित बस्तियों में सम्मेलन करके समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने की नई कवायद करने जा रही है। ये दाव कितना सफल होगा ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी की इस रणनीति पर विपक्ष की क्या तैयारी है? क्या बीजेपी उस समाज का विश्वास जीत पाएगी जिसकी उपेक्षा का आरोप लगातार विपक्षी दल बीजेपी पर ही लगाते रहे हैं? क्या केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद दलित समाज में वाकई कोई बदलाव आया है? सरकार की योजनाओं से कितना प्रभावित है ये दलित समाज? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, उससे पहले एक नजर बयानों पर। देखिए, दलित की जहाँ तक बात है, हम जब उसमें सबका साथ सबका विकास आ गया तो उसमें सभी जातियाँ आ गई। और आज हालात है कि मायावती जी के पास एक एमएलए है, उमाशंकर, वो भी निर्दल जीत सकता था, बाकी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। तीसरी बात, वहीं दूसरी तरफ हमारे विरुद्ध मोहब्बत की दुकान खोल के लोग जाति विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खोल के सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार में पिछले 9 सालों में पूरे देश में दलितों का अपमान करने का काम हुआ है। दलितों के हक और अधिकार को छीनने का काम हुआ है। पूरे देश में दलितों ने भाजपा सरकार से न्याय मांगने के लिए कई आंदोलन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों का और पिछड़े वर्ग के लोगों का कोई भी न्याय, कोई भी हक, कोई भी सम्मान नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी समाज के दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लगातार संघर्ष करने का काम करती है। हम लोग ये चाहते हैं कि दलितों और पिछड़ों को उनके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिले। चलिए, दलितों के हक, अधिकार और उनसे जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में आज हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रशांत कुमार उमराव भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से पक्ष रखने के लिए, और सुमन शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले प्रशांत जी, दलितों के लिए आपकी पार्टी लगातार दावे करती रही कि आपने कई सारी योजनाएं चलाई जिनका जमीनी स्तर पर प्रभाव पड़ा। अब लोकसभा चुनाव से पहले सम्मेलन की तैयारी हो रही है, दलितों से सीधे जुड़ने का प्रयास हो रहा है। क्या कारण इसके पीछे और किस तरह से ये रणनीति काम करेगी? लोग इस तरह के सभी सम्मेलन हम लगातार करते रहते हैं, पूरे 5 साल करते रहते हैं। और चाहे मोदी जी की केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, सभी योजनाओं का लाभ सबसे अधिक जो समाज से गरीब, पिछड़े, वंचित लोगों को उनका लाभ मिला है। और ये कोई चुनावी बात नहीं, उनको उनके जमीनी स्तर को, उनके जीवन स्तर को उठाने का काम मोदी सरकार ने किया है। चाहे जो भी योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हो। आज सबसे अधिक चाहे विधायक सांसद हो, चाहे मंत्रालय में उनकी भागीदारी की बात हो, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो, चाहे राज्य स्तरीय मंत्रिमंडल में हो, सब जगह हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को स्थान देने का काम किया है। चाहे हमने पहले रामनाथ कोविंद जी को अनुसूचित जाति से आते थे, उनको राष्ट्रपति बनाया। अभी इसके बाद माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती है। सब जगह हमने उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। और सबका साथ सबका विकास नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हम लोग लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की वर्ग को लगातार प्रतिनिधित्व बढ़ाने का काम देश में कर रहे हैं। नहीं, पर भले ही आप कहें कि ये सम्मेलन जो इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन घोसी उपचुनाव के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पिछड़ों के वोटर्स हैं उनका कहीं ना कहीं बीजेपी से मोहभंग हुआ है। नहीं, एक चुनाव किसी उससे आधार नहीं लगा सकता। अभी 2022 के चुनाव में सबसे अधिक जो रिजर्व सीटें हैं, 65 सीटों पे हम लोग जीत करके आए हैं। लोकसभा चुनाव में भी हम 17 में से लोकसभा में से 15 सीटें जीते हैं।
तो लगातार हमें समर्थन मिल रहा है, हमें सभी वर्गों का समर्थन है, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं। लोग तो ये बात नहीं होती अगर जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए आपकी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करी, लेकिन दारा सिंह जी ने जिस तरह से 6 महीने के बाद सरकार छोड़ दी और वो जो कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस था जो भी है, और उसमें भाजपा का समर्थन जुड़ गया और उसके बाद जब हार हुई तो जाहिर तौर पर ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कोई सीट की जीत हार किसी एक वर्ग से के वोट देने या न देने से तो कोई हद तक जीतता नहीं है, उसमें सभी वर्गों का स्थान होता है। एक सीट के आधार पे, अब ये तो आपका आकलन व्यक्तिगत हो सकता है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अनुसूचित वर्ग का वोट सबसे अधिक 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ये आंकड़े गवाह हैं। और सबसे अधिक हमने उनको लोगों को लाभ देने का हमने काम किया, चाहे उज्ज्वला गैस देने का काम हो, चाहे राशन की योजना हो, चाहे हर घर नल हो, चाहे आवास हो, सभी योजनाओं का लाभ सबसे अधिक गरीब, पिछड़े, वंचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को देने का काम मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने किया है। चलिए ठीक है, इन दावों में कितनी सच्चाई है समझने की कोशिश करेंगे। कपीश जी, दलितों के लेकर सम्मेलन करने जा रही है, बीजेपी बता रही है गैर राजनीतिक है, आमतौर पर करते ही रहते हैं, वैसा ही कुछ है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं सम्मेलन को? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई सम्मेलन करता है तो उसका राजनीतिक मूल्य तो होता ही है, और राजनीतिक दल से यही उम्मीद भी करनी चाहिए। हम तो राजनीति करने के लिए बने। प्रशांत भाई पता नहीं क्यों भाग रहे। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि दलितों के लिए अगर वाकई आपने काम किया था तो फिर सम्मेलन की क्या जरूरत थी? ये किसके लिए सम्मेलन था? और अगर आपने दलितों का अपलिफ्टमेंट किया होता तो आपको लाभार्थी वर्ग पैदा नहीं करना पड़ता, आपको उनके अंदर शिक्षा देनी होती, आपको उनके अंदर नौकरी देनी होती, परमानेंट नौकरी देनी होती, उनको पुरानी पेंशन देनी होती। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो आप समाप्त करते जा रहे हो। जब आप पब्लिक सेक्टर समाप्त कर दोगे तो आरक्षण क्या प्राइवेट में मांगोगे आप? तो क्या दलित भाई, ओबीसी भाई या जो आरक्षण के अंदर आते हैं वो क्या इतना समझ में नहीं आ रहा कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से राष्ट्रीयकृत बैंकों का एकीकरण करके तमाम बैंकों को एक कर दिया, जो कि 21 हुआ करती थी, उसमें नौकरी घटा दी। आप दलितों के लिए काम कर रहे हैं। आप क्या 5 किलो का चावल दे करके एहसान ला दिए हैं दलित समाज पर? आप अगर शिक्षा दे रहे होते, ये बीच में कहां से आवाज आ रही है? ये घर में क्यों कोई बीच में आवाज कर रहा है, उसको कहिए जरा शांत हो। मैं तो एक बात, मैं भट्टाचार्य जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत स्पष्ट सी बात है कि अगर शिक्षा होगी, अगर रोजगार होगा, अगर पब्लिक सेक्टर होगा, तब तो आप दलित का या ओबीसी का या अति पिछड़े का आप उपकार कर पाओगे, वो पावर्ड कर पाओगे। तो आप ये तो कर ही नहीं रहे और आप कह रहे हो हम दलितों के साथ हैं। अरे साहब, अगर आप दलितों के साथ होते तो 2022 चुनाव में जो समाजवादी 13.5% अपने मतों की अभिवृद्धि की, वो कहां से आई? चलिए ठीक है, प्रशांत जी से जवाब ले लेते इस पे। आपको आईना दिखाने का काम दलित समाज ने किया है। स्पष्ट रूप से तमाम मीडिया बाइट है कि हम 5 किलो अनाज पे, हम अर्ध शौचालय पे नहीं आने वाले। वो कहते हैं कि ये तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और प्रधानों ने और इनके नेताओं ने मिलकर के जो है शौचालय से लेकर के आवास की छत तक बेच दी। तो ये हकीकत को स्वीकार कीजिए, इसी वजह से आप घोषी पूरी तरीके से जवाब ले लेते हैं और आपको इसी वजह से सम्मेलन करने की बात आनी पड़ रही है। ठीक है, प्रशांत जी जवाब। देखिए, जिन लोगों ने गेस्ट हाउस कांड किया हो, एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ इस तरह के उन्होंने कुकृत्य करने का काम किया हो, 2019 के चुनाव में 10 सीटों पर किया था। ये तो मायावती बहन जी ने कह दिया कि गेस्ट हाउस कांड में जवाब दे दूं? अचानक कबीर जी एक मिनट जवाब सुन लीजिए फिर। और 2019 में बहन मायावती ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। ये तो प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा। आप किसको लेकर के बैठ रहे हैं उमराव साहब? अपनी नॉलेज को कम से कम आप ऐसा रखिए कि रेलेवेंस रहे कि वर्तमान समय में अगर हम किए होते। प्रशांत जी नहीं, ठीक है कबीर जी। प्रशांत जी, जिस गेस्ट हाउस कांड का आप जिक्र कर रहे हैं वो पार्टी आज हाशिए पर है और उसी दलित समाज ने उन्हें हाशिए पर पहुंचा दिया है, तो आप उसे सभा पे नहीं, ये गलत बात है। और नहीं, अगर के नेता आजम कारण क्या होता है? अरे भैया बोलने देंगे कि नहीं? लोग हमारे साथ गठबंधन में। कबीर जी आपके पास आऊंगा, आपको मौका मिलेगा। प्रशांत जी बोलिए। चल रहा है, चुनावी रैली नहीं है। और इन्हीं के नेता थे आजम खान जी, अम्बेडकर जी की मूर्ति के बारे में कहते थे कि एक प्लॉट इनकी मूर्ति और सामने की तरफ इशारा करते हैं कि ये प्लॉट हमारा है। इस तरह की इनकी नीति जो रहती थी अनुसूचित वर्ग के लोगों पर,
आज जो है 2019 के चुनाव में ये लोग 7 सीटों पर चुनाव लड़े लोकसभा में, 7 में 7 सीटें हार गए, एक भी सीट अनुसूचित वर्ग पे नहीं मिली है। भाई क्या कारण है कि आप वोट देने का काम जनता नहीं कर रही है? आपकी जब सरकारें नहीं, अनुसूचित वर्ग की जमीनों पर आपने कब्जा करने का काम किया। आज हमने अपलिफ्टमेंट किया, चाहे राशन और आवास की बात नहीं है, आज हम विश्वकर्मा योजना के तहत ओबीसी वर्ग को लाभ देने का काम कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, टॉयलेट दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड भी 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड मिल रहा है, हर घर नल पहुंच रहा है, जो सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाएगी। जो काम 60-70 सालों में नहीं हुई वो काम हमने लोगों को करने का काम किया है। SC एक्ट को हमने मजबूत करने का काम किया है। हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, हमें प्रूफ करने की आवश्यकता है। जनता जो वोट के माध्यम से 14 के बाद लगातार दे रही है। क्या कारण है कि आपको जनता वोट नहीं दे रही? आपका एक बात कपीश जी ने कही, मैं आपने कितने अनुसूचित जाति के लोगों को राजसभा भेजने का काम किया? आप नहीं भेजते हैं। जब भेजना होता है तो आपके परिवार का आदमी आ जाता है। हम तो अनुसूचित वर्ग से राजसभा भी देते हैं, लोकसभा भी देते हैं, राजसभा भी भेजते हैं, अमेठी भी हमने बनाया। प्रशांत जी, जो एक बात जो कपीश जी ने कही, मैं उस पर जवाब चाहूंगा कि दलितों के उत्थान की बात हो रही है, आपकी पार्टी कह रही है कि आपने काम किया, लेकिन एक जो सवाल उठ रहा है कि दलित कल तक पिछड़ा था, अब वो लाभार्थी बनने जा रहा है, जिसका जिक्र आप खुद भी कर रहे हैं अपनी बातों में। तो इसमें उत्थान क्या हुआ? वो लाभार्थी बन के रह गया। आज जो स्वाभिमानी होगा तब जाके एक समाज का उत्थान होगा। बिल्कुल ठीक बात, यही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल स्वाभिमानी बना रहे, जो जिनको जो आवश्यकता है वो तो आवश्यकता करना हमारा दायित्व, सरकार का दायित्व नहीं है कि जो जिनको आवश्यकता है उसकी आवश्यकता को पूर्ति की जाए। हम उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी ने किस अनुसूचित वर्ग को राजसभा भेजा? MLC भेजा। हम तो MLC बना रहे हैं, राजसभा बना रहे हैं, लोकसभा टिकट भी बना रहे हैं, अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को भी राजसभा भेज रहे हैं, लोकसभा भेज रहे हैं। आपको तो केवल परिवार के अलावा कोई चीज दिखती है? चलिए ठीक है, आप पहले बताइए कि समाजवादी, ठीक है, मैं सुमन शुक्ला जी के पास आना चाहूंगा। सुमन जी, बीजेपी एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चा हो रही है कि आज उत्तर प्रदेश में दलित समाज कहां पे खड़ा है। 2007 में मायावती की सरकार आई, माना गया कि जो मूल उद्देश्य से उनके साथ काम किया जाएगा, लेकिन अब मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि सरकारें बदलती रही, लेकिन दलितों को लेकर जो रवैया था वो सरकारों के अंदर नहीं बदला, बस उनके मंत्री और नेता आ गए, लेकिन दलितों का उत्थान नहीं हुआ। वो जहां तब थे आज भी वहीं खड़े हैं, बस नाम और शक्ल बदल गई है। क्या कहेंगे, आज दलित कहां पे उत्तर प्रदेश में? देखिए, दलित मायावती पर पूरा, दलितों का नेता बनी मायावती, दलितों को पूरा उन्होंने भुनाया। दलितों के लिए उन्होंने क्या किया? भारतीय संविधान को लेकर के बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम उन्होंने करके खूब बजाया। दलित जब तक नहीं समझे थे, 20 साल के अंदर हर नई युवक आया है, पढ़ा है, नेट का जमाना हुआ, एक मिनट की चीज है पूरे भारत में, वर्ल्ड में वायरल हो रही है। तो दलित जो है अब समझ चुका है, मायावती के बहकावे में नहीं आएगा। मायावती के सबका साथ, सबका विकास लेकर के उन्होंने झुनझुना बजाया, लेकिन मायावती ने क्या किया? केवल अपना पैसा, दलितों को भी रहा, केवल पैसा, केवल पैसा। दलित आज उनके साथ नहीं है। मोदी जी ने क्या किया है कि दलित को, चाहे कोई भी गरीब हो, तो उनको राशन दिया है। सच्चाई सबके सामने है। दलित अब मायावती अपना खुद देख रही है, 12 के बाद गई हैं, सत्ता के बाद उनकी कितनी सीट है और कहां चली गई। रोज नए नए राग अलाप रही हैं, वो चीज खत्म हो गया है। दलित को क्या चाहिए? भोजन। दलित जो है उनको आरक्षण दिया। यही आप देख लीजिए, लखनऊ में दारुसफा के साथ ही सामने अभी उन्होंने छात्रावास बनवाया। अभी 2 साल पहले हम गए, वहीं वहां टीवी लगी है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो बच्चे जो पूछा गया जी के नहीं बता पा रहे हैं। कहाँ है दलित? दलित के नाम पर नेता बनी, कहीं कुछ नहीं है। मायावती के साथ दलित नहीं है। तो सुमन जी, एक और सवाल उठता है कि दलितों को लेकर आज हम जब बात कर रहे थे, हम उनकी जाति और उपजातियों को देखते हैं, तो आज हम अगर उत्तर प्रदेश को उठा के देखें तो क्षेत्रवार आपको दर्जनों सैकड़ों की संख्या में अलग अलग समाज की और उपजातियों की पार्टी बनी हुई दिख जाएगी। एक समय में एक संगठित दलितों का एक गुट हुआ करता था जो सीधे अपनी मांगे सरकार के सामने रखता था। आज स्थिति यह है कि सरकार के अंदर 60 से 70 विधायक बैठे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रीय दल बने हुए हैं, लेकिन उनके जो मुद्दे हैं उस पर कोई काम हो नहीं रहा, उस पर वो जोर नहीं है, वो पकड़ नहीं है। देखिए, दुनिया में वो एक कहावत है ना कि वो बुर्बक का भैंस जब बच्चा दे दी तो सब लोग जान गए, तो घूंचा लेके उसके घर चले गए लेने। आज वही कहावत चरितार्थ है। आप देखिए, छोटे दल ओम प्रकाश राजभर आ गए, संजय निषाद आ गए, इसके पहले कल्याण सिंह थे, जब भाजपा से अलग हुए तो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बन गई, तमाम दल बने। आज देखिए संजय निषाद कहाँ, संजय निषाद तो अभी चल रहे हैं, फिर सरकार को आंख दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कहे कि हम तुरंत मंत्री बने, हम ये बनेंगे, वो बनेंगे। देखिए, जब तक बुर्बक रहेंगे किसी भी बिरादर में, तब तक उनकी सत्ता चलती रहेगी।
लेकिन जब सच्चाई का पता चल जाएगा तो फिर आदमी वही दुश्मन बन जाता है, वही उनका विरोध करने लगता है। वही हाल है, दलित जान गया है और उनको क्या है, अगर जो सच्चाई से हम लोग पत्रकार हैं, किसी के पक्षकार नहीं है, हम किसी पार्टी के, सच्चाई ये जान लीजिए, हम किसी के पक्षकार नहीं है, हम लोगों का काम है समाज को आईना दिखाना। तो अगर जो हम लोग सर्वे करते हैं तो यही सामने आ रहा है कि जनता जब लुट जाती है तब उनको अकल आता है कि हमारा पड़ोसी ने, हमारे रिश्तेदार ने, हमारे सगे संबंधियों ने हमको लूट लिया। वही आज क्षेत्रीय दलों का है। ये क्षेत्रीय दल कभी नहीं अपने दम पर सरकार बना पाए। तो आज बीजेपी जो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जा रही है और वो कह रही है कि हमने उस समाज में जहां सड़कें नहीं थी सड़कें बनवाई, जहां पर पानी नहीं था वहां नल जल योजना चला रहे हैं, केंद्र और राज्य की योजनाएं उन तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ रहा है दलित समाज पे? और क्या वो जो दृष्टिकोण है उनका वो बदल रहा है मौजूदा राजनीति में उत्तर प्रदेश की? देखिए, दलित समाज जो है उसको सब कुछ आईना दिख रहा है। मायावती के शासन काल में अनाज तो मिला नहीं उनको। कुछ लोग जो दलितों के नेता बने, जो उनको लखनऊ तक का टूटा चप्पल नहीं था, इनको लड़ा करके, उनको लड़ा करके उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी, अकूत संपत्तियां हुई। लेकिन जो बेचारा वास्तव में दलित जो था, वो जो गांव में झोपड़ी में रहता था, उस समय तो वो वही था। और नहीं तो इस गवर्नमेंट में क्या हुआ है, प्रधानमंत्री आवास मिल गया उसको तो थोड़ा सा राहत कर रहा है, और उसको जो 5 किलो अनाज के दर से जो सरकार के राशन मिल रहा है उसमें उसको अपने को सुख महसूस कर रहा है। दलितों के सरकार में नहीं हुआ। दलितों में तो ना किसी का उन्होंने भला ही नहीं किया है। मायावती ने केवल पैसे वसूलने के चक्कर में काम किया उन्होंने। दलितों का आप देख लीजिए, केवल नया जिला बनाया उन्होंने, कौन फैक्ट्री लगा दिया उन्होंने। ठीक है कबीर जी, आपने कई सारे सवाल उठाए बीजेपी पर, खासतौर से दलितों पे हो रहे अत्याचारों को लेकर और जो योजनाएं थी उनको लेकर भी आपने सवाल रखे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर आप विधानसभा के आंकड़े उठा के देखें या फिर लोकसभा के, दलितों का एक बड़ा वर्ग आज बीजेपी का समर्थन करता है। क्या कहेंगे इस पर? मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा। नहीं सुमन जी, आपसे नहीं, कबीर जी से पूछा है। जी कबीर जी बोलिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो लाभार्थी सेक्शन इन्होंने पैदा किया है इस देश को विश्व गुरु बनाने के, उसमें आप बाइफरकेट मत कीजिए किसी भी जाति, क्योंकि इन्होंने हर उस तबके को जो कि स्वयं से खड़ा नहीं हो सकता था उनको अपाहिज बनाने का काम किया। फूड बिल इनका लाया हुआ नहीं जिसके आधार पर ये 5 किलो अनाज देते हैं, यूपीए सरकार ने लाया था और क्लॉज था उसके अंदर कि किसको मिलेगा। लेकिन इन्होंने तो 80 करोड़ लोगों को दिया है सर। 1 अरब 30 करोड़ की जनता में 80 करोड़ लाभार्थी पैदा किए गए हैं वोटों के लिए, जो कि इस देश की ख्याति को हरने वाला काम है इस सरकार का। ठीक है, आप चंद वोटों को तो अपने ओर समायोजित कर लेंगे, लेकिन उनके भविष्य की कल्पना क्या करें? आपने शिक्षा महंगी कर दी। क्या किसी दलित का लड़का आज जो है वो किसी भी कोर्स में, मैं कह रहा हूं जो भी प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स है, उसकी फीस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो उसमें जा ही नहीं सकता। और आप खुद देख लीजिए, जब आप पब्लिक सेक्टर को समाप्त करते चले जाओगे तो आप आरक्षण देकर अपलिफ्टमेंट कैसे करोगे दलित का या ओबीसी का, या वो आरक्षण जो सवर्णों में भी 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको मिल रहा, कहां से मिलेगा? अभी देखिए जिस तरीके से 69,000 शिक्षकों की वांट आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें केवल 4% ही आरक्षण ओबीसी को दिया गया और 6% आरक्षण उसमें दलितों को दिया गया। आप सोचिए कि उनका आरक्षण क्या है और कैसे दिया गया। वो तो आयोग ने, इनके पिछड़े आयोग ने इस बात को कहा। और आज भी देख लीजिए किस तरीके से हो रहा है। दिल्ली पुलिस की वांट निकली है, जरा उठा करके सामान्य कोटे से और अन्य चीजों को और ईडब्ल्यूएस कोटे को देख लीजिए। ये सरकार बंधुआ मजदूर पैदा करना चाहती, इस देश को विश्व गुरु नहीं बनाना चाहती है, इस देश के किसानों को अपलिफ्टमेंट नहीं करना चाहते। किसान में तो सभी हैं, उनको अपलिफ्टमेंट नहीं करेगी। ये 15 लाख करोड़ रुपया चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के माफ कर देगी। जो एनपीए है वो राइट ऑफ खाते में डाल देगी। 105 लाख करोड़ रुपया देश से कर्ज लेकर के, और ये लाभार्थी पैदा करेगी। प्रशांत जी, गुलाम बनाने की साजिश। अगर आप कह रहे हैं कि आपने सड़क बना दिया, पानी दे दिया, आपने राशन पहुंचा दिया, बुनियादी जरूरतें पूरी कर दी, जो कबीर जी कह रहे हैं कि वो तो आपने कर दिया, लेकिन
एक युवा जो है वो रोजगार चाहता है। अब पब्लिक सेक्टर में रोजगार को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आप उनकी भूख तो मिटा सकते हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं को कैसे शांत करेंगे? देखिए, सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, चाहे मुद्रा योजना से उनको देने काम हो, विश्वकर्मा योजना से उनको रोजगार देने काम हो, चाहे गरीब बच्चों के लिए, चाहे SC/ST OBC वर्ग के लोगों के लिए उनके जो शिक्षण संस्थानों में स्कॉलरशिप से लेकर के SSC और UPSC की नौकरी के लिए उनको स्कॉलरशिप देने का सभी काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी के पास एक काम नहीं बताने के लिए कि उन्होंने अनुसूचित वर्ग के लिए क्या किया। SC/ST वर्ग के प्रमोशन में आरक्षण का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया। आज ये हमारे ऊपर आरोप लगाते भाई इनको वोट क्यों नहीं दे रही वहां की जनता। कि हमने उनके हर वर्ग का अपलिफ्टमेंट करने का काम किया है, तो नौकरी से सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी जो है SC/ST विरोधी है। आप लोग के लिए अपने परिवार प्रमोशन में आरक्षण के समर्थन में बीजेपी भी नहीं थी मेरे ख्याल से, प्रशांत जी। हम तो लगातार SC/ST वर्ग को समर्थन करने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार अधिक SC/ST पर अत्याचार करने का काम कर रही है, इसलिए इनको वोट नहीं मिलता है। आपको क्यों आप SC/ST वर्ग के लोगों को राज्यसभा विधानसभा नहीं लोग भेजते हैं? आपको जब भेजना होगा राज्यसभा तो जया बच्चन को भेजेंगे। आपको कोई पिछड़ा महिला नहीं मिलती है राज्यसभा भेजने के लिए, अनुसूचित महिला नहीं मिलेगी। जब द्रौपदी मुर्मू को हम राष्ट्रपति बना रहे थे वोट कर रहे थे। एक मिनट का प्रशांत जी, बार बार आपने जिक्र किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा कि चलिए आप कहते हैं कि आपने उनकी सारी योजनाओं के जरिए उन तक ये सारी चीजें पहुंचा दी, लेकिन आज भी एक बड़ा सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये दो ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा कास्ट बेस्ड क्राइम होते हैं, जाति से जुड़े हुए। मतलब यूपी में ऐसी तस्वीरें आई हैं कि कांस्टेबल अपनी शादी में घोड़ी पे नहीं बैठ पाया, पुलिस वाले को बुलाना पड़ा। तो ये सामाजिक दृष्टिकोण अगर आप नहीं बदल पाएंगे तो सम्मेलनों के जरिए आप समस्या सुन भी ले, उन्हें सुलझाएंगे कैसे? करेक्ट। सम्मेलन के जरिए उनको हम मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। कि सम्मेलन कोई ऐसा नहीं कि ये पहली तो या भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी सम्मेलन नहीं करती है, हर वर्ग को हम जोड़ने का काम करते हैं। और ये लोगों के DNA में है कि ये पिछड़ा विरोधी और अनुसूचित विरोधी हैं। भाई जब आज इनके अनुसूचित वर्ग याद आ रहा है, द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करना तब तो यशवंत सिन्हा वोट कर रहे थे, आज इनको नहीं याद आती। जमीनों पे कब्जे इन लोग करवाते थे, आजम खां की सारे पे जमीनों पर कब्जे लोग करवाते थे। जब जवाहर यूनिवर्सिटी बनी तो गरीब लोगों के, अनुसूचित वर्ग के लोगों को जमीनों पर कब्जा करके इन लोगों ने जमीन बनाने का काम किया। आज ये बताएं कि कितनी महिलाओं को राज्यसभा लोग समय इस चर्चा को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं देता। जाहिर तौर पर दलितों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो इतने सीमित समय में पूरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर दलितों से जुड़ी जो समस्या है वो आज की नहीं है, दशकों से चली आ रही है। और जाहिर तौर पर आने वाले समय में तमाम पार्टियों की जो भी कार्यप्रणाली है और कार्यक्रम हो रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अगर आज बात हो रही है दलितों की, तो उनके पिछड़ेपन के पीछे कई सारे कारण हैं जो निकलकर लगातार सामने आते रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो मनोविज्ञान है वो भी कहीं ना कहीं कारण है दलितों का, जिसपे कुछ ना कुछ सुधार देखने की उम्मीद तो की जा रही है पर देखने को नहीं मिला। बीजेपी दावा कर रही है कि सम्मेलन के जरिए दलितों से जुड़ने का प्रयास होगा और जो बीते 9 सालों में केंद्र के जरिए और 7 सालों में राज्य सरकार के जरिए जो काम किए गए उनका प्रभाव क्या हुआ है वो जानने की कोशिश की जाएगी और जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका प्रचार किया जाएगा। इन तमाम कार्यक्रमों का क्या प्रभाव आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, खैर वो तो चुनाव में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल समय इजाजत नहीं देता है, तो आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।